5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन और प्रचार का काम जोरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तेलंगाना में 2 जनसभाएं। तेलंगाना सीएम भी करेंगे 2 जनसभाएं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की राजस्थान के 12 में रैली। पांच दिवसीय सेना कमांडर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा शुरू। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर होगी विशेष चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम के विदेश मंत्री बुए थान सोन से करेंगे मुलाकात। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। आर्थिक, व्यापार और वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर होगी चर्चा। इजराइल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा, गजा में जमीनी युद्ध से पहले 10 लाख लोग हुए विस्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, गजा पर कब्जा करना इजराइल की होगी भूल। हमास के खात्मे को बताया जरूरी। और खेल की खबरों में आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला लखनऊ में आज। दोनों टीमों की पहली जीत पर नजर। कल भारी उलटफेर में अफगानिस्तान ने मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से दी मात। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार को रफ्तार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज व्यस्त चुनावी कार्यक्रम रहने वाला है। राजनाथ सिंह तेलंगाना के हजूराबाद और महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे यहां चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। वहीं बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रदेश के जनगांव और भुवनागिरी में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। वे प्रदेश में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वे राजस्थान के 12 से पार्टी के आधिकारिक चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज राजनांद गांव में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान रमन सिंह के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। रमन सिंह के नामांकन के लिए पार्टी ने जोरदार तैयारियां की हैं। राजनांद गांव के स्टेट स्कूल मैदान में आम सभा आयोजित की गई है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के तहत 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होनी है। पहले फेज में 20 सीटों पर मतदान है, जिसमें बस्तर संभाग के अलावा राजनांद गांव और उसके आसपास की सभी सीटें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा आज उदयपुर के दौरे पर रहेंगे। वे यहां उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनसे चर्चा करेंगे। अलग अलग 2 सत्रों में वह राज्य विधानसभा में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मंत्र प्रदान करेंगे। जानकारी के अनुसार भाजपा अध्यक्ष नड्डा 2 चरणों में उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पहले सत्र सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जिसमें उदयपुर शहर, देहात, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिला के पार्टी अधिकारियों की बैठक होगी। वहीं दूसरा चरण दोपहर 12 बजे शुरू होगा, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद जिले के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इधर नड्डा की यात्रा से पहले ही रविवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी उदयपुर पहुंच गए। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में बीआरएस ने सौभाग्य लक्ष्मी योजना लागू करने का आश्वासन दिया है, जिसमें राज्य में हर एक पात्र महिला को प्रत्येक महीने 3000 रुपए दिए जाने की बात कही गई है। घोषणा
पत्र में चल रही योजना रायतू बंधु योजना में प्रति एकड़ 16,000 रुपए देने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं सामाजिक कल्याण पेंशन में 5,000 रुपए और दिव्यांगों को 6,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सभी पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपए में उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। बीआरएस 119 विधानसभा क्षेत्रों में से 115 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इस बीच कांग्रेस ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद रेवंत रेड्डी और सांसद उत्तम कुमार रेड्डी का नाम भी शामिल है। पहली सूची में कई निवर्तमान विधायकों को भी टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के लिए 144, छत्तीसगढ़ के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। कांग्रेस ने कल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद रेवंत रेड्डी और सांसद उत्तम कुमार रेड्डी का नाम भी शामिल है। पहली सूची में कई निवर्तमान विधायकों को भी टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के लिए 144, छत्तीसगढ़ के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। सेना कमांडरों का सम्मेलन इस महीने की 8 से 20 तारीख तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस शीर्ष स्तर के द्विवार्षिक सम्मेलन में भारतीय सेना से संबंधित नीतिगत निर्णयों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अक्टूबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायु सेना प्रमुख वीआर चौधरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने विषय पर व्याख्यान भी देंगे। सेना का शीर्ष नेतृत्व भारतीय सेना की रणनीतियों से संबंधित तैयारियों की समीक्षा के अतिरिक्त वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा गतिविधियों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इसमें मौजूदा तैयारियों, संबंधित परिवर्तन प्रक्रिया, प्रशिक्षण मामलों और मानव संसाधन प्रबंध जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वियतनाम की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर आज अपने वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन के साथ आर्थिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अपने दौरे के दौरान वह द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। रविवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के बाक निन्ह में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का राजधानी हनोई में वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। वियतनाम पहुंचकर विदेश मंत्री ने ऐतिहासिक ट्रॉन कुओक पेगोड़ा का दौरा किया। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सकरा थाने क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित बस ने यात्रियों से भरे एक ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गुस्सा आए लोगों ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर NH-28 को जाम कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी बाजार में कल शाम आग लग गई।
हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची हैं। आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं चल सकी है। और अब बात इजराइल हमास संघर्ष की। उत्तरी गजा में इजरायली सेना जमीनी युद्ध के लिए तैयार है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल एक बार फिर हमास को खत्म करने की बात दोहराई। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि लगातार इजरायली बमबारी और हमास कमांडरों को निशाना बनाकर जमीनी हमले की चेतावनी के बाद पिछले हफ्ते गजा पट्टी में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इस बीच इजरायल ने गजा वासियों से दक्षिण का क्षेत्र भी खाली करने का आग्रह किया है और साथ ही हमास ने लोगों से इजरायल के संदेश को नजरअंदाज करने को कहा है। इस बीच राजनयिक प्रयासों के तहत हमास नियंत्रित पट्टी में मिस्र से सटी नियंत्रित सीमा को फिर से खोलने पर चर्चा जारी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमृतपाल सिंह, जो ग्राउंड जीरो पर लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अमृतपाल, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि इजराइल में किस तरीके की अभी जो है स्थिति है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध का जो 10वां दिन है, आप वहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं। इस युद्ध को लेकर आपका क्या आकलन है और ये युद्ध अब किस ओर आपको दिख रहा है, किस ओर जा रहा है, क्या एक्शन है आगे? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज जब 10वां दिन जंग का शुरू हो गया है तो क्या इजराइल गाजा एंटर करेगा, उसकी लैंड फोर्सेस गाजा एंटर करेंगी। देखिए, तैयारियां इन्होंने पूरी कर रखी हैं। तो बड़ी संख्या में इन्होंने टैंक एकत्रित कर लिए हैं गाजा बॉर्डर पे। इनकी इन्फेंट्री वहां मौजूद है बड़े नंबर्स में। नंबर्स ये ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजंस और स्ट्रेटेजिक रीजंस पुट आउट नहीं करते। आर्टिलरी गन्स है, मैंने खुद वहां मैं बॉर्डर पे पिछले 3 दिन से हूं, मैं देख रहा हूं आर्टिलरी फायरिंग लगातार हो रही है। बहुत हैवी मूवमेंट है जहां तक हमको परमिट किया जाता है, क्योंकि एक पॉइंट के बियॉन्ड जहां इनके बेसिस हैं वहां ये आपको नहीं जाने देते। पर हम बिल्कुल बॉर्डर पे मौजूद हैं। इनके मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमको दिखती हैं, हमने रिपोर्ट्स फाइल की हैं। तैयारी पूरी है, करेंगे कि नहीं, और अब करेंगे तो कब करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अंदर जाना तो आसान है पर अंदर जाके ऑब्जेक्टिव अचीव करना बड़ा सवाल है। जब आप अंदर घुस जाएंगे टैंकों के साथ, वहां बिल्टअप एरिया में आप यकीन माने कि गाजा में पर स्क्वायर इंच या स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत ज्यादा है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है। मान ले 24 लाख फलस्तीनी गाजा में रहते हैं, उसमें से 24,000 25,000 हमास फाइटर्स होंगे। आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आप वो तो गुरिल्ला फाइटर्स हैं, वो तो हॉस्पिटल से ऑपरेट करते हैं, वो तो स्कूल से ऑपरेट करते हैं। आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब आप मारना शुरू करेंगे उसमें सिविलियन डेथ्स होंगी, उसमें बच्चे भी मर सकते हैं। हमास को कोई इसमें एतराज तो है नहीं कि वो उनको ह्यूमन शील्ड्स यूज करने में। तो तब क्या होगा जब आपके टीवी पे इमेजेस चलेंगी? जो इजराइल के साथ इस वक्त सिंपैथी है दुनिया में, ज्यादातर दुनिया के ज्यादातर कोनों में, कि इन पर एक आतंकी हमला हुआ है और इस तरह से ये बड़ी बार्बरता से इजरायली साउथ इजराइल में आके पिछले शनिवार में हमास के आतंकवादियों ने इनको मारा, वो फिर कहां जाएगी? वो तो वर्ल्ड ओपिनियन पलट जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, ये फौज सोचती है कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले। तो इनके पास अनलेस स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हो, मुझे लगता है ये तब तक अंदर नहीं जाएंगे। दूसरी बात, हॉस्टेजेस का इशू है। उन्होंने बंदी बना रखे हैं आपके लोग, आपके बच्चे हैं, आपके सिविलियंस हैं, आपकी महिलाएं हैं, उनके पास सोल्जर्स हैं। उन्होंने एक एक करके गले काटने शुरू कर दिया। आपके कंट्री में उसका क्या सेंटिमेंट होगा? तो बेंजामिन नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ये सब सोचेंगे। फॉरेन नेशनल्स भी कयास लगाया जा रहा है। अगर अमेरिकन हैं तो अमेरिका क्या इजराइल को कहेगा कि जाइए आप अंदर, और हम या उनको क्या रोकने का प्रयास नहीं करेगा? अगर आप जो बाइडेन और एंटनी ब्लिंकन की कल रात की स्टेटमेंट्स देखें तो आपको क्लियर है, वो कह रहे हैं कि नहीं, देखिए सारे फलस्तीनी, जो बाइडेन कह रहे हैं हमास नहीं है, हमास आतंकवादी हैं। वहाँ एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं वो आज वापस आ रहे हैं यहाँ टेल अवीव में। लास्ट थर्सडे वो यहाँ थे, अभी वेस्ट एशिया के और कंट्रीज में जाके आए हैं। कह रहे हैं कि कल मैं कायरो भी जाऊंगा और इजिप्ट से भी बात करूंगा कि ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा स्ट्रिप में कैसे पहुंचाई जाए। तो
वो सब चीजें वे अपॉन करेंगी कि अगली मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या होगी। पर मैं ये बता दूं आपको कि इन्होंने जो वहां बॉम्बार्डिंग है वो तेज कर दी है। लगातार इनके लड़ाकू विमान वहां विमानों से, अपने लड़ाकू विमानों से, अटैक हेलीकॉप्टर से लगातार बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तभी हम इतनी कैजुअलिटीज देख रहे हैं वहां लोगों की। तो ये स्टेप अप होगा। जी, अंदर अमृतपाल कब जाएंगे ये इन्हीं सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो ये तो साफ दिख रहा है अमृतपाल की जंग दोनों तरफ से अब चरम पर है और अब ये जो जंग है वो ताकत की हो चुकी है और साथ ही हम देख रहे हैं कि कूटनीति भी तेज हो गई है। दूसरे जो एक्टर्स हैं, अगर हम बात करें दूसरे देशों की, वो भी लगातार साथ जुड़ रहे हैं। हमने ब्रिटेन के विदेश मंत्री का बयान सुना, साथ ही हमने अमेरिका का भी जो है लगातार बयान दे रहा है और साथ ही सैन्य सहायता मुहैया करा रहा है। तो इन सबका क्या मतलब अब निकाला जाए? जी बिल्कुल, कूटनीति तो तेज हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री पिछले 5 दिनों से इस रीजन में सबसे पहले टेल अवीव आए, फिर जॉर्डन गए, फिर बहरीन गए, फिर कतर गए, फिर सऊदी प्रिंस से मिले। तो ये जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू से और महमूद अब्बास से बात की, इन्होंने भी एंटनी ब्लिंकन ने महमूद अब्बास जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात की। तो वो कह रहे हैं कि कल वो इजिप्ट से बात करेंगे। तो डिप्लोमेसी तो क्लियरली चल ही रही है। तो अमृतपाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए और साथ ही बताने के लिए कि ग्राउंड जीरो पर अभी क्या स्थिति है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर इजराइल एक बार फिर से गजा पर कब्जा करना चाहता है तो ये उसकी भूल होगी। बाइडेन ने कहा कि हमास का खात्मा जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि इजराइल युद्ध के नियमों के तहत आगे की कार्रवाई करेगा। साथ ही उन्होंने ईरान के कदम पर कहा कि ईरान सीमा पार कर युद्ध को बढ़ाने का काम ना करे। साथ ही अमेरिकी सेना की तैनाती पर उन्होंने कहा कि उन्हें ये जरूरी नहीं लगता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। बातचीत के दौरान अमेरिका सैन्य समर्थन और नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई। बाइडेन ने सभी देशों से आतंकवादी संगठन के रूप में हमास की निंदा करने का आह्वान किया। उन्होंने साथ ही कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी प्रशासन के अध्यक्ष महमूद अब्बास के साथ बातचीत की है। इजराइल हमास के चल रहे युद्ध के बीच बाइडेन ने गजा में नागरिकों को मानवीय आपूर्ति प्रदान करने की इच्छा जताई है। बाइडेन ने कहा कि वो गजा में मानवीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में सभी भागीदारों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। वहीं महमूद अब्बास ने कहा कि हमास की गतिविधियां फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने दौरे के बाद कहा कि हर कोई इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच संघर्ष को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। जॉर्डन, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और मिस्र के दौरे पर रवाना होने से पहले हवाई अड्डे पर ब्लिंकन ने कहा कि अच्छे विचारों पर चर्चा की गई, जिसमें गजा में जरूरतमंद फिलिस्तीनियों को सहायता प्राप्त करने के तरीकों भी शामिल थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के साथ एक बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गजा में नागरिकों को नुकसान से दूर रखने के तरीके और क्षेत्र में फंसे अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालने के तरीकों पर चर्चा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 200 से अधिक यूक्रेनियन, जिनमें ज्यादातर महिलाओं और बच्चों को इजराइल से निकालकर रोमानिया ले जाया गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कम से कम 260 यूक्रेनियन अभी भी गजा पट्टी में हैं। 155 लोगों को इजराइल से बाहर ले जाने के लिए एक और उड़ान की योजना बनाई गई थी। यूक्रेनी मानवाधिकार लोकपाल दिमित्रो लुबिनेट्स ने कहा कि यूक्रेनी नागरिकों को गजा से निकालने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इजराइल का विरोध कर एक नोट भेजा है। और अब बात
खेल जगत से अफगानिस्तान ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में गत विजेता इंग्लैंड को 69 रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इंग्लैंड की टीम की विशेष विश्व कप में ये दूसरी हार है। इससे पहले इंग्लैंड को पहले मैच में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड को फिर से एक बार जीत के बाद बांग्लादेश के खिलाफ अब ये पारी मिली है। अफगानिस्तान की 3 मैचों में ये पहली जीत है। इससे पहले टीम को बांग्लादेश और भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में पहली बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर 5 गेंद में सभी विकेट खोकर 284 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 40 ओवर और 3 गेंद में 215 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक ने सर्वाधिक 66 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए राशिद खान और मुजीब उर रहमान ने 3-3 विकेट और मोहम्मद नबी ने 2 विकेट लिए। 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम आज क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका के सामने होगी। ये मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों को विश्व कप में अपनी पहली जीत की तलाश है। ऑस्ट्रेलिया को अपने पहले मैच में भारत से जबकि दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं श्रीलंका की बात करें तो इस टीम को भी अपने पहले दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। टीम को पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका से हार मिली है। ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करने में नाकाम रहा है, जबकि गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। श्रीलंका की बात करें तो टीम की कप्तान कुसुल मैंडिस के हाथों में होगी। दरअसल दासुन शनाका चोट के चलते विश्व कप से बाहर हो गए हैं। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की दायिका है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाती है। विद्यार्थियों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देश भर में आज मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी आज सुबह आरती की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और इस दौरान वे कोलकाता के सियालदह में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन भी करेंगे। ये पंडाल राम मंदिर की थीम पर बना हुआ है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा त्योहार है और अमित शाह ने पहले भी उत्सव के दौरान राज्य का दौरा किया था। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने नवरात्र के पहले दिन गुजरात के गांधीनगर के मानसा में पहुंचकर माता मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह ने मानसा में मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ आरती में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को त्योहार की शुरुआत की शुभकामनाएं भी दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।